बैक, दिस इज़ तान्या और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब बहुत से स्टूडेंट्स ईडियम्स को प्रोनाउंस करते हैं एज आइडियम्स। तो बेटा मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन आइडियम्स नहीं है। अगर आइडियम्स बोलते हो तो करेक्ट कर लो अपने आप को, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ईडियम्स। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हम लोगों को पता है कि वोकैबुलरी हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमें वर्ड मीनिंग्स दैट इज सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, अपोजिट्स पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अक्सर एक सेंटेंस में आप लोगों को ईडियम एंड फ्रेज गिवन होता है और उसका मीनिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उस सेंटेंस को समझने के लिए, उस ईडियम फ्रेज को एनालाइज करने के लिए आपको उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, राइट? तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए वर्ड मीनिंग्स या अपोजिट्स इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसको कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी गिवन होता है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है कितने सारे सेंटेंसेस, पैराग्राफ गिवन होता है। अब पैराग्राफ में अगर किसी एक सेंटेंस में ईडियम फ्रेज का गिवन है आप लोगों को, तो आप लोग को अगर उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि पैराग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ईडियम्स और फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझना। आप न्यूज़पेपर रीड करते हो अगर, तो न्यूज़पेपर में भी कई बार किसी भी आर्टिकल में आप देखोगे कि कोई वर्ड, वोकैबुलरी वर्ड नहीं दिया होता, कोई ईडियम या कोई फ्रेज यूज़ कर दिया होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसका भी मीनिंग, इसीलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए, मैं आप लोगों से पूछूं कि ईडियम और फ्रेज में डिफरेंस क्या है, तो देखो, ईडियम्स और फ्रेजेस दोनों ही क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना? बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं, है ना? अब ईडियम्स और फ्रेज में डिफरेंस क्या आएगा? देखो, ईडियम ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्चुअल मीनिंग, जो वर्ड का मीनिंग है वो नहीं डिफाइन करता। जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं, लेट्स से मैं कुछ ऐसा लिखूं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है जी, ये एक इडियम है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब रेनिंग का मतलब क्या है? बारिश होना। कैट्स डॉग्स तो हो गए एनिमल्स। तो क्या रेनिंग का, कैट्स डॉग्स का कुछ मीनिंग आप लोग कुछ भी इसमें से एनालाइज कर पा रहे हो? क्या है? नहीं कर पा रहे ना। तो मतलब ईडियम्स वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जहां पर जो एक्चुअल मीनिंग है उससे बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का? इसका मतलब होता है रेनिंग हार्डली, रेनिंग हार्ड। ठीक है, जब बहुत ही तेज, बहुत ही जोर से बारिश होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब बात करूं मैं फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस में जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको गिवन है उससे आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में ये किस तरह का मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, लुक इनटू। अब देखो, लुक का मतलब तो आप लोगों को पता है, लुक का मतलब देखना। अब लुक इनटू का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को या किसी भी कंडीशन, मैटर को बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, या फिर मैं कह सकती हूँ ऑब्जर्व करना एंड इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे से देख सुनकर जांच पड़ताल करना। तो अब लुक वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट हुआ ही है लुक इनटू में। तो जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड से मीनिंग थोड़ा सा एनालाइज, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, वो रहते हैं फ्रेजेस। जब टोटल अपोजिट मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है उन्हें हम लोग कहते हैं ईडियम्स। ठीक है गाइस, तो अब इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कुछ ईडियम्स को याद करेंगे और आई बेट कि वो ईडियम्स आप लोग लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ। सो फर्स्ट वन है डाई अ डॉग्स डेथ। डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख रखा है, टू डाई अ शेमफुल डेथ। अब डाई अ डॉग्स डेथ, चलो बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप लोगों के लिए। अक्सर आप लोग मूवीज देखते हो, ठीक है, जब एक विलेन आता है, विलेन क्या बोलता है हीरो को? मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, बोलता है ना। अब मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, टू डाई अ डॉग्स डेथ मतलब मैं तुम्हें एक शर्मनाक मौत दूंगा, बहुत ही बुरी मौत दूंगा, है ना? सुनते हो ना? तो वही मतलब है डाई अ डॉग्स डेथ का, एक बहुत ही शेमफुल डेथ होना, उसी का मतलब है टू डाई अ डॉग्स डेथ। याद हो गया? अब आज के बाद भूलेगा नहीं ना? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, मैन ऑफ लेटर। अब यहाँ पे वर्ड दिया गया है लेटर। मैन ऑफ लेटर क्या? जो लेटर का इंसान है, लेटर यानी कि लिखने वाला लेटर, वैसा कोई इंसान नहीं। अब देखो, मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है, लेटर क्या है, किससे रिलेटेड है?
कुछ लिखने से, पढ़ाई से रिलेटेड है ना ये वर्ड, कुछ लिखने से ही रिलेटेड है। तो मैन ऑफ लेटर स्टूडेंट्स किससे बोला जाता है? मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है एक बहुत ही बुद्धिमान, एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, एक लर्नड पर्सन को बोला जाता है मैन ऑफ लेटर। जैसे कि जिन्हें आप उनकी बुद्धि की वजह से, आप उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, यहाँ पे आप उनकी नॉलेज की वजह से हमेशा याद रखते हो, उन्हें कहा जाता है मैन ऑफ लेटर। जैसे मैं कहूँ APJ अब्दुल कलाम इज़ अ मैन ऑफ लेटर। क्यों मैं उन्हें बोल रही हूँ? क्योंकि आज भी आप उन्हें अक्सर बुक्स में पढ़ते हो, उन्हें उनकी नॉलेज, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से आप लोग याद रखते हो। तो हम लोग कह सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर, राइट? तो वही है मीनिंग मैन ऑफ लेटर का। अब APJ अब्दुल कलाम से याद रखना है मैन ऑफ लेटर, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर, ही इज़ अ लर्नड पर्सन। आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है? कभी भी आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने जाते हो तो जनरली हम लोग एक ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में लेते हैं। वाइट कलर का पेपर है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का लिखा होता है, तो वो क्या है? एक प्रिंटेड फॉर्म है ना। जब भी हम प्रिंट आउट लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही होता है। तो वही मीनिंग है इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन प्रिंटेड और इन रिटन फॉर्म। तो जो भी हम प्रिंट आउट्स लेते हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही होता है ना, ब्लैक कलर का इंक, वाइट कलर का पेपर, तो वही है, ठीक है? तो उसी से याद रखना है इन प्रिंटेड और इन रिटन फॉर्म किसको रिफ्लेक्ट करता है? मीनिंग इन ब्लैक एंड वाइट। गेट इट? याद हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ 9 days वंडर। अब 9 days वंडर अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में 4 दिन की चांदनी यूज़ किया जाता है। अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बोला जाता है ना ऐसा। अब 4 दिन की चांदनी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? उसे इंग्लिश में बोला जाता है बच्चा अ 9 days वंडर, यानी कि समथिंग और समवन दैट क्रिएट्स अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन और एक्साइटमेंट। कुछ ऐसा जो बहुत ही कम समय के लिए आपको एक्साइट करता है, आपको खुश करता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, वही है 4 दिन की चांदनी, या फिर आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो अ 9 days वंडर। यहाँ तक याद हो गया? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 5 पे, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ गैप का मतलब क्या है? बच्चे गैप का मतलब होता है चैट। चैट यानी कि बातचीत, टॉक। अब गिफ्ट ऑफ चैट या गिफ्ट ऑफ टॉक मतलब बात करने के लिए जो गिफ्ट मिला है आपको, हम लोग बोलते हैं ना वो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है मतलब उसकी एक पर्टिकुलर जो भी क्वालिटी है वो उसको बाय बर्थ, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही मिली है ना। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप का मतलब क्या है? चैट, बात करना। तो जो इंसान बातचीत में बहुत ही अच्छा है, जिसकी बातचीत करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, मीनिंग एबिलिटी टू स्पीक वेल। ऐसी एबिलिटी जो बातचीत करने में, जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी बात पर बिलीव करते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप। आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, बातचीत करके लोगों को अपनी तरफ खींचने में बहुत अच्छे हो। जैसे जनरली मैं बात करूँ सेल्स पर्सन की, तो सेल्स पर्सन कितने अच्छे वे में, जो भी सेल्स पर्सन होते हैं कितने अच्छे वे में आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं और आप उनका प्रोडक्ट भी खरीद लेते हो, है ना। क्यों? क्योंकि दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। बातचीत करना, लोगों को अपनी बातचीत की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है उनके लिए, उनमें ये एबिलिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दूँ लॉयर्स की, ठीक है, वकील की। अब वकील जब भी बात करता है तो लोग सुनते हैं, है ना। जब भी वो बात करेगा लोग उसे सुनते हैं, वो अपनी बात से कन्विंस कर सकता है लोगों को, है ना। तो उससे भी, उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप। यहाँ तक क्लियर हो गया? आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, बस गैप का मतलब याद रखो, गिफ्ट ऑफ से तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पेंटेड द टाउन रेड। अब पूरे के पूरे टाउन को आपने रेड पेंट कर दिया। कर नहीं दिया है, ये एक इडियम है, दैट मीन्स कुछ अपोजिट मीनिंग ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? टू गो आउट इनटू अ सिटी और हैव एन इंजॉयबल टाइम। जब आप घूमने फिरने जाते हो और बहुत ही इंजॉयबल टाइम स्पेंड करते हो, दैट मीन्स आपने सिटी को कैसा पेंट कर दिया है? रेड पेंट कर दिया है। रेड पेंट या फिर इंजॉय करके, खुशी से आप लोगों ने पेंट कर दिया, कुछ ऐसा भी बोल सकते हो, याद करने के लिए, है ना। अब जनरली ये स्पेशली किस तरह की जगह के लिए, जब आप जाते हो किस तरह की जगह में, लाइक बार्स में, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, आप ऐसी जगहों पे जाते हो, इंजॉय करते हो, उसके लिए आप लोग स्पेशली उन कंडीशंस में आप लोग क्या यूज़ करते हो? पेंटेड द टाउन रेड।
ठीक है गाइज, ये है फर्स्ट 6, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट 6 समझते हैं। सो चलिए देखते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं टर्न्ड अ डेफ ईयर। अब टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब क्या है? तुम डेफ हो गए हो? नहीं, तुम डेफ होने का नाटक कर रहे हो। जब भी आप किसी की बात को, कोई भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है, उससे इग्नोर कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, डेलिबरेटली जानबूझकर उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हो सुनने से, या फिर इग्नोर कर देते हो, सुन के भी अनसुना कर देते हो, दैट मीन्स यू आर टर्निंग अ डेफ ईयर। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? रिफ्यूज टू लिसन, इग्नोर, या फिर किसी की बात को जानबूझकर डेलिबरेटली अवॉइड करना। ठीक है जी, किसी की बात को जानबूझकर अवॉइड करना, दैट मीन्स टर्न अ डेफ ईयर। अब रियल लाइफ कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तुम लोगों को एक एग्जांपल दूँ, तो अक्सर हम लोग, जब हमारे पेरेंट्स या हमारी मदर हमें बोलती है भाई फ़ोन छोड़ो और कुछ और काम कर लो, तो हम लोग उनको बस वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे हमने सुना ही नहीं उन्होंने क्या कहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टर्निंग अ डेफ ईयर। जो हमसे कहा गया हमने उसको इग्नोर कर दिया, वही है इसका मीनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो लिखा गया है मीली माउथ्ड। अब मीली माउथ का मतलब क्या है? मीनिंग तो आप लोग देख सकते हो, अफ्रेड टू स्पीक फ्रैंकली, डायरेक्ट वे में, मुंह पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में किसी को कुछ ना कह पाना, उसके लिए हम लोग ये फ्रेज, ये इडियम यूज करते हैं जिसका मतलब है मीली माउथ। ठीक है, अब बेसिकली इसका यूज कब किया जाता है? ये जनरली किसी पर्सन के साथ लगाया जाता है एज एडजेक्टिव, कि वो पर्सन जो है वो मीली माउथ है। अब मीली माउथ उस पर्सन को क्यों बोला गया? क्योंकि वो किसी को भी डायरेक्ट वे में कुछ नहीं बोलता। हम बोल सकते हैं कि वो शाय है, टिमिड है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मीली माउथ पर्सन। अब देखो, जितने भी इडियम्स और फ्रेजेज है ना स्टूडेंट्स, ये रियल लाइफ इवेंट से ही बनकर आए हैं। कुछ ऐसा नहीं कि एकदम से लैंग्वेज में डेवलप हो गए। कुछ रियल लाइफ में, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसे इवेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर कहावतें अक्सर बन जाती हैं, मुहावरे बन जाते हैं, है ना। तो ये भी उन्हीं पर बेस्ड है। मैं बात करूँ मीली माउथ, तो ये कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? देखो, जब आप लोग अपना खाना खा रहे होते हैं, मीली डिराइव्स फ्रॉम मील, खाना। ठीक है, जब खाना खा रहे होते हो तो जब आपके मुंह पे खाना होता है, अगर आप उस वक्त कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो क्या आप डायरेक्टली बात बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। सामने वाले को एक डायरेक्ट वे में, एक सही तरीके से आपकी बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो उसी से इसका ओरिजिन हुआ है मीली माउथ्स का, जिसका मतलब है डायरेक्ट वे में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में अपनी बात नहीं बोलना। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नाउ टेल मी वन थिंग, स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या है? अब जब आप लोग अक्सर अपने घर पे देखते हो तो मदर आपके बोलते होंगे दूध फट गया है ना। दूध फट गया है मतलब स्प्लिट मिल्क ही हुआ वो। अब अगर दूध फट गया है, ठीक है, मिल्क है घर पर, अगर वो फट गया है, वो खराब हो गया है, क्या आप उसको वापस एक जो उसका एक्चुअल फॉर्म है, मिल्क का फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब तुम रोने बैठ जाओगे, मम्मी मुझसे ख़राब हो गया, दूध फट गया, तो क्या वो वापस अपनी सही कंडीशन में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो वही इसका मीनिंग है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब ऐसी चीज़ों पे रिग्रेट करना, ऐसी बातों पर पछतावा करना जो अब सही नहीं की जा सकती। मीनिंग आप लोग देख सकते हो, टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड कांट बी चेंज्ड। कुछ ऐसे पे आप लोगों को पछतावा करना, रिग्रेट करना, जो चीज़ हो चुकी है और आप अब उसको सही भी नहीं कर सकते हो, कोई भी चांस नहीं है उसको सही करने का, वही है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं मैन ऑफ वर्ड। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मैन ऑफ लेटर, जिसका मतलब था लर्नड पर्सन, स्कॉलर, है ना। अब मैन ऑफ वर्ड का क्या मतलब है? देखो, आप अक्सर बोलते हो ये अपनी जुबान का पक्का है, ये अपनी बात का पक्का है, ये अपनी जुबान का पक्का नहीं है। अब उसका मतलब इंग्लिश में क्या है? उसका मीनिंग है मैन ऑफ वर्ड। जो पर्सन अपनी बात का, अपने प्रॉमिस का, अपनी जुबान का पक्का है, उसे क्या बोला जाता है? मैन ऑफ वर्ड। और जो नहीं है, ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो अ रिलायबल पर्सन एज इन ऐसा पर्सन, वन हु कीप्स वंस प्रोमिसेस। कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने प्रोमिसेस रखता है, प्रोमिसेस पूरे करता है। अगर उसने आपको कोई बात कही है तो आप उस पर रिलाय कर सकते हो, वो अपनी बात पूरी भी करता है। हिंदी में मैं बात करूँ तो अपनी ज़ुबान का पक्का होना, उसी का मतलब है मैन ऑफ वर्ड। समझ में आ गया? आई गेस 10 तक तो आपको याद हो गए होंगे, और जितने ट्रिक्स या फिर जिन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको बताया आप लोग नहीं भूलने वाले हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब देखो, अगर हम एकदम
डायरेक्ट वे में, ठीक है, एकदम डायरेक्ट वे में, जो जैसा है उसको वैसा ही बोल दें, ठीक है, चाहे ही वो उसको बुरा लगे या फिर उसको अनप्लेजेंट लगे, उसको दुख लगे, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल अ स्पेड, ठीक है, टू से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इट इज़ अनप्लेजेंट। किसी के मुंह पर बिल्कुल सच बात बोलना या किसी भी मैटर पर, किसी भी कंडीशन पर अपना सही ओपिनियन देना, चाहे ही वो अनप्लेजेंट हो, किसी को बुरा लगे या किसी को हर्ट कर सके, ठीक है, उसी का मतलब है कॉल अ स्पेड, ठीक है। हम लोग अक्सर बात करते हैं तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा ही कहूँगा, दैट मीन्स कॉल अ स्पेड। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। माई लॉरेल्स भी हो सकता है कई बार वंस लॉरेल्स भी हो सकता है, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अ पर्सन रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स, क्या मतलब हुआ? अब लॉरेल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉरेल्स का मतलब होता है वो अचीवमेंट्स, ऐसे रिवॉर्ड्स जो आपने अपनी लाइफ में गेन किए हैं, ऐसे अचीवमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में गेन की हैं, उसी का मतलब है लॉरेल्स। अब रेस्ट ऑन वंस अचीवमेंट्स यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अब आप उन पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, उन अचीवमेंट्स पर ही अब आप रिलाई कर रहे हो, आगे कोई भी फर्दर एफर्ट नहीं करते हो, उसी का मतलब है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन रिटायर हो जाता है तो जितना भी उसने कमाया है या जितना भी उसने काम किया पूरी लाइफ, वो उसी पर रिलाई करता है, उसी पर अपनी लाइफ स्पेंड करता है। तो वो पर्सन क्या कर रहा है? द पर्सन इज रेस्टिंग ऑन हिज लॉयर्स। जो भी जमा पूंजी, जो भी काम उसने अपनी पूरी लाइफ में किया है, वो पूरी आगे की लाइफ उस पर स्पेंड कर रहा है ना। देखो जैसे मीनिंग आप देख सकते हो, टू बी सेटिस्फाइड विद वंस पास्ट अचीवमेंट्स एंड मेक नो फर्दर एफर्ट। जो भी पास्ट में अचीवमेंट्स है उन पर अपनी लाइफ स्पेंड करना, उन पर रिलाई करना, उससे खुश होना और आगे कोई भी फर्दर एफर्ट ना करना, ठीक है गाइज, वही मतलब है रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक हमने किया आज 12 कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताए, उससे आप लोगों को समझ आ जाएंगे, और समझ आए होंगे तो आप इन लाइफ इन इडियम्स को तो अब नहीं भूलने वाले हो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग इन्हें ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो या अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसे भी आप लोगों का फीडबैक होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट ज़रूर रीड करूँगी, ठीक है गाइज। सो कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, गुड लक।